जैसा कि आप जानते हैं अभी इसका सेकंड पार्ट हुआ या सीटेट का सेकंड एग्जाम हुआ है, तो उसके हम पेडालॉजी के क्वेश्चंस करेंगे सारे। तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है हमारा बहुस्तरीय और विकसित होता है। बहुस्तरीय और विकसित होता है, इसका आपको ध्यान रखने का और अपने आप टिक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। ठीक है, इसमें है हमारा जो बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों या बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। यही हमारा निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद है जिन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखो जो जिन पियाजे हैं उनका अमूर्त संक्रियात्मक जो था वो एक निगनात्मक को लेकर था। तो जो निगनात्मक है आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा परिकल्पित निगनात्मक तर्क और प्रज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4 है हमारा लॉरेंस कॉल्वर की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रिय पूर्वक बनाए रखने की धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ये किसका है, यानी ऑप्शन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका हो जाएगा चौथे का नंबर 4 का नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक जोड़ा मिलाना है जो अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। सिर्फ एक सही है जो इनका स्थानिक है मनोवैज्ञानिक से, बाकी स्थानिक मनोवैज्ञानिक से। ठीक है, अगर अंतर व्यक्ति की बात करें तो मूर्तिकार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट वाला है, इसमें मिला के देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। देखो उनके काफ़ी सिद्धांत आपने पढ़े भी होंगे। तो सबसे मेन है उनका जो भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो छठे का हो गया हमारा 6 का नंबर फर्स्ट। नंबर 7 एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे होता है, यानी मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, नीचे आप देख लीजिएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 8 देखते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। सबसे प्रभावशाली पद्धति यानी इसमें क्या है, देखो मिक्स करना, मतलब कि मिश्रित बनाना, जैसे क्रियाकलाप कराओ कोई मिक्सित लिंग समूह बनाकर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना ही इसकी एक पद्धति है। तो इसका हो जाएगा 8वें का नंबर 4। नंबर नेक्स्ट है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। किस तरह समझना चाहिए, यानी वो क्या है, बहुभाषीयता क्या है, गुण और एक साधन, यानी एक गुण है और एक साधन है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिससे या जिसमें क्या है, जिसमें तो आपने पढ़ा होगा काफ़ी इसको अच्छे डीपले से, यानी अध्यापक तो लचीला और प्रत्येक बच्चे व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, यानी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आप इस पर लगा सकते हैं। इसके बाद नंबर 11 किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण, सांस्कृतिक आ गया, जहाँ सांस्कृतिक आ गया वो किसका हुआ, किसका सिद्धांत हुआ, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, देखो ये पिछली बार भी फर्स्ट वाले में पूछा गया था, फर्स्ट हो गया। इसके बाद 12 हो गया आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। देखो मान लो आंशिक अधिगम है बच्चों को, तो वे दृष्टिबाधित मान ले थोड़ा तो, लेकिन उन्हें स्पर्श तो चाहिए ना। तो अगर हमारे हिसाब से देखें इसमें तो एक ऑप्शन है बोलती पुस्तक है स्पर्श से सूचना पट, स्पर्श करेगा जब भी, तो जैसे ब्रेल लिपि हुई स्पर्श करके छूता है इस तरह से, तो इसका ये भी हो सकता है। या एक त्रिविमीय नक्शा भी होता है चार्ट, उसके द्वारा भी, लेकिन इसमें आप देख लीजिएगा 2 या 3 में कौन सा है, वो आयोग के द्वारा स्पष्ट होगा। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है, इसमें देख लीजिएगा अंतर्निहित विचार, यानी सबसे लास्ट का इसका दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय और समान शिक्षा पाने का अधिकार है, इक्वल शिक्षा का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नंबर 14 है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ठीक है,
किस प्रकार संबोधित कर सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्तता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। बिल्कुल इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो आप फर्स्ट पर इसका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पठन वैफल्य, वही जो दोष होता है तुम्हारा, जैसे कि आपको मैं बता दूं जो पढ़ने लिखने का, ठीक है, तो इसमें एक ही है, एक जगह दिख रहा है, आप उस पर ही अपना टिक कर सकते हैं, यानी उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। नंबर 16 देखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? इनको आप सबको अच्छे से पढ़ने के बाद देखते हैं कि इसमें अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना है ना, और जिससे कि अध्यापक के उन पर अधिक ध्यान न देना पड़ सके, ये इसमें सबसे ज़्यादा है, जो मतलब कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना वगैरह, तो इसमें ये हो गया। नंबर नेक्स्ट है 17 में है कि बच्चे के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, ठीक है, तो इसमें है एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका ये पेपर तो उसने ठीक लगाया है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 18 है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। नंबर 19 देख लेते हैं। नहीं, इसका और है, इसका तो मैंने नीचे देखा भी नहीं है अभी, यानी चलो इसका पहला तो ये है, ये ठीक है, फर्स्ट वाला इसका हो गया। और इसके बाद इसमें विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके, ये बिल्कुल गलत हो गया। और उसके बाद है हमारा थर्ड वाला, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बिल्कुल सही है, यानी हमारा फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल ठीक है। तो हमारा हो जाएगा विविधता भी नहीं करनी चाहिए, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड ही आपका करेक्ट हो गया, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। देखो अधिगम क्या है? एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया तो है। अधिगम क्या है? एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, एकदम मिल गया ये आपको फर्स्ट में ही, ठीक है। इसका हो गया हमारा फर्स्ट। 20 की बात करते हैं। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को चाहिए क्या, उनको क्या करना चाहिए? यानी उनको समझना चाहिए। उनको समझेंगे तभी तो कुछ ऐसा होगा, जब उनको समझेंगे तभी तो कुछ अच्छा सा होगा, यानी तब तक समझने की, तब तक कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। कौन से वातावरण की बात कर रहे हैं? यानी सहयोगिक या प्रतिस्पर्धिक होना चाहिए, सहयोगिक या प्रतिस्पर्धित। नंबर 22 की बात करें, 22 है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए भी प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? कौन सी पद्धति है? यानी नंबर 4 हो जाएगा, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर को उत्पन्न करना। नंबर 23 की बात करें, 23 है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है इसमें थर्ड वाला है, कि यानी जो इसमें है 23 का थर्ड है सी, बच्चे अपने आसपास की विविध, ठीक है, बच्चे अपने आसपास की विविध सक्रियात्मक मतलब विविध घटनाओं के बारे में सक्रियपूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण और छानबीन की लालसा होती है। नंबर 24 देखते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना। बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या है? यानी उनका है वो क्या करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचि की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नंबर 25 की बात करेंगे। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है कि जो समूह में पढ़ा रहे हैं कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया, इसका फर्स्ट हो जाएगा, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नंबर 26 की बात करें, 26 है हमारा, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ये क्या है? यानी इसमें हो जाएगा आपका प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में तो होगा सब कुछ ये, यानी प्रगतिशील जो कक्षा है उसमें ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 29 है इसमें कि विकास के विषय में निम्न कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है 27 में बताना है। तो 27 में हो जाएगा आपका कि विकास क्या है? सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 28 है कि मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? बिल्कुल मध्य प्रमाण चिन्ह बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। और नंबर 29 है बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय। विद्यालय क्या है? इसमें एक द्वितीय कारक है, याद रखिएगा। इसमें फर्स्ट कारक परिवार होता है, द्वितीय कारक हो गया विद्यालय, ठीक है। 30 है निम्न से किसी मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों के चिंतन गुणात्मक रूप से
वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। किसने किया है? हमारा ये जिन पियाजे ने। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप इनको देख लीजिए CDP के जो भी 30 है। सॉरी गाइज, यहाँ इतना डिस्टर्बेंस होता है कि शोर बहुत ज़्यादा होता है, मैं असमर्थ हूँ। ठीक है, इस टाइम में वीडियो बनाने शुरू कर दे तो शोर उससे बात दूँगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो आप इसमें अपने क्वेश्चन मिला लीजिएगा। इसके बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।